हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि छोटे मोटे लोन्स बांटने का काम करती है। एमएसएमई सेगमेंट हो गए, चाहे फिर जो जनरल पब्लिक हो गई, उसको यूजुअली जो इनका ध्यान रहता है वो गांव की जो पब्लिक है, गांवों की जो पब्लिक है उनको घर बांटने, सॉरी, लोन बांटने का ज़्यादा ध्यान इनका फोकस है। साथ में ही कोलेट्रल रख के जैसे हाउसिंग लोन्स होते हैं उनके ऊपर में भी इनका अच्छा खासा फोकस है। सो सिक्योर्ड लोन्स के अंदर में ये मोस्टली ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और गांव वाले लोगों को लोन बांटने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसी एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आना चाह रही है, स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का जो नाम है वो है नॉर्थर्न आर्क कैपिटल। सो इस वीडियो के थ्रू इस कंपनी की हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ही आगे बढ़ने से पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, उसके बाद में आगे रिसर्च करते हैं। 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 263 रुपये का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, साथ में 57 का लॉट साइज है। तो यहाँ पर आपको 14,991 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली। दैट मीन्स की कंपनी फुल फ्लैज आईपीओ लेके आई है। यहाँ पर ये छोटी कंपनी, एसएमई कंपनी का आईपीओ नहीं है। एनएसई एंड बीएसई दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर में ये कंपनी का स्टॉक लिस्ट होने वाला है। इस आईपीओ के थ्रू ये जो कंपनी है वो 777 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं जो कि ये पैसे उठा रही है। बाकी जो 277 करोड़ रुपए हैं ये कंपनी में जो पहले से शेयर्स लेके बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पर अपने इतने रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी जो आज के दिन जिस हिसाब से मतलब ये आईपीओ लेके आई है, तो क्यों लेके आई है, उसके पीछे रीज़न क्या बता रही है। वो बता रही है सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न कि हमें जो और लोन बांटने के लिए जो ज़रूरत पड़ने वाली है पैसों की, उस चीज़ में उस पैसों को बांटने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। सो और लोन बांटेंगे तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, ऐसे लोन कहाँ से बांटेंगे, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, उसी के लिए हम आईपीओ लेके आए हैं। बेसिक रीज़न है। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी अपनी पूरी पूरी वैल्यू जो है वो कितनी लगा रही है। दैट इज़ 4,242 करोड़ रुपीज़। सो लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू लगा रही है, जो कि अच्छी खासी वैल्यू है। अब देख लेते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा सस्ती है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ को ध्यान देते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको नहीं दिख रही है, बिकॉज कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स हैं ही नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारी जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ट्रस्ट है, उन्होंने मिलकर के बाद में ये कंपनी को खड़ा किया हुआ है। सो यहाँ पे नो प्रमोटर्स, ओनली पब्लिक। अगर नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में जो मेन जो पब्लिक होल्डिंग में भी क्या है कि मेन जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, मेनली उनके ऊपर में उन्हीं के पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं, जो कि अलग अलग फंड्स को मैनेज करते हैं, बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, उनके पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से अगर चेक करते हैं तो 1 सेकेंड। सो ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास में 94% शेयर होल्डिंग कंपनी की है, जिनके अंदर में अब लीव प्रो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया लिमिटेड, ये कोई फंड है, ऑगस्टा इन्वेस्टमेंट जो कि सिंगापुर बेस्ड फंड है। तो मेनली सबसे ज़्यादा जो है वो लीव प्रो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया के पास में इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है 20%। इसके अलावा कंपनी का जो मेन जिन्होंने कंपनी को मेनली स्टार्ट किया है वो है द्वारा ट्रस्ट। ये जो लोग हैं इन्होंने इस कंपनी को मेनली शुरुआत से अभी तक रखा है। इनके पास में आज के दिन 6.66% के आसपास में शेयर होल्डिंग है। अब यहाँ पर ये कंपनी के मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं वो कुछ न कुछ अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये वो शेयर होल्डर्स हैं जो कि अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, और कितनी बेच रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब इसके साथ में हमको वाका भी लिखा हुआ है कि वेटेड एवरेज, जो कि जितने प्राइसेस के अंदर में इनको पड़े हैं शेयर्स, कितने में पड़े। अब यहाँ पे आज के दिन अगर आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी का जो आईपीओ में शेयर प्राइस रखा है 263, तो 263 में तो ये बेच रहे हैं, तो इनको कितने में खरीदने में पड़े, तो वो है यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है, वो ये वाली है। जैसे इसको लीव प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज को 48 रुपीज़ का एक शेयर पड़ा और बेच रहा है 265 में। तो यहाँ पे पूरी शेयर होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं, बट कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ कंपनी का 5% ही पैसा जो है वो यहाँ पर बेचने के अंदर में लगे हुए हैं। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर्स को अपने पास ही रख रहे हैं, मतलब इनको कंपनी में अच्छा खासा भरोसा अभी भी है और फ्यूचर में भी रहने की उम्मीदें हैं। अब यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग वाला रूल तो लागू ही नहीं, क्योंकि सभी पब्लिक में ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी को देखते हुए कि और किस तरीके से काम करे। तो ये एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से ये पैसा बांटते हैं। यहाँ से ये तरीका है इनका उठाने का, दो तरीकों से, एक तो लोगों से,
दूसरा लोन पर पैसा उठा लेते हैं, बाद के अंदर में ये अलग अलग तरीके से बांटते हैं, प्लेसमेंट, फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स। तो अलग अलग जहाँ से भी इंटरेस्ट ब्याज मिले वहाँ पैसा दे दो, कंपनी का सीधा सौदा है। नेक्स्ट अब कंपनी का जो मेनली फोकस है वो व्हीकल फाइनेंस हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एमएसएमई सेगमेंट मतलब छोटी जो कंपनियां होती हैं उनको लोन देने का काम है। सो माइक्रो फाइनेंसिंग में ज़्यादातर कंपनी का काम हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी का जो लोन जा रहा है वो दो तरीकों से जा रहा है। एक होता है जो कि कंपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर लेंडिंग डिस्बर्समेंट की, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास में जाके उसको लोन बांट रही है, और एक होती है रिटेल लेंडिंग की, एक मतलब बिचौलियों के थ्रू होते हुए जा रही है, रिटेलर्स के थ्रू जा रही है, तो वहाँ पे कंपनी को बीच में कमीशन देना पड़ता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 59% जो लोन इस बार बटा है, जितना भी रेवेन्यू हुआ है, जितना भी कंपनी का जो दिख रहा है रेवेन्यू, क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है, लोन बटा है, तो वो जो है मेनली डायरेक्ट बटा है। दैट इज़ वेरी गुड कि बीच में कमीशन बच गया, राइट। तो वो नेट प्रॉफिट्स के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा कंपनी के। दैट इज़ नाइस। कंपनी के ऊपर में कुछ खास आज के दिन केस वगैरह नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी जो आज के दिन काम कर रही है, ये उनका जो हिस्ट्री है कि किस तरीके से कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। तो 1989 के अंदर में मद्रास, चेन्नई, उस चेन्नई ही मद्रास था पहले, तो हाईलैंड लीजिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खुली थी 1989 के अंदर में। उसके बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया IFMR कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद फिर कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, फिर यहाँ पे आज के दिन 2017 के अंदर में इसका, सॉरी 2018, फरवरी 2018 के अंदर में इसका नया इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट मिला है वो मिला है नॉर्थर्न आर्क कैपिटल के नाम से। सो वैसे देखा जाए तो 6 साल पुरानी ही कंपनी है नए नाम के साथ में, वैसे तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी के पास के में जो भी आज के दिन ऑफिसेज वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे ही लीज के ऊपर में है, कंपनी द्वारा ओन्ड एक भी चीज़ नहीं है। आज के दिन जो कंपनी के अंदर में एम्प्लॉयज़ को काम कर रहे हैं उनके अंदर में जो मेनली फोकस जो यहाँ पर जा रहा है, मेन जो एम्प्लॉयज़ इतने काम करें वो तो है 2695। उनमें से डायरेक्ट टू कंज्यूमर लेंडिंग के अंदर में जो काम कर रहे हैं वो है 2000 एम्प्लॉयज़। अब उसमें से भी अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो 1639 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो रूरल फाइनेंसिंग में काम करें। दैट मीन्स गाँवों के अंदर में जो लोगों को लोन पे पैसा देना है उसके ऊपर में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करें। इसका मतलब कंपनी का मेन फोकस वहीं पर है, रूरल एरियाज़ के लोगों के ऊपर में है। दूसरा 296 एम्प्लॉयज़ जो काम करें वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे काम करें। दैट मीन्स प्रॉपर्टी, सो सिक्योर लोन बांटने के ऊपर में ध्यान है, बट साथ में रूरल, बट ध्यान रखिएगा रूरल एरियाज़ के अंदर में जो पैसा है वो डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट ये कंपनी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है उस चीज़ को। इसके बारे में आगे बात करते हैं। साथ में ही नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि ओके तो आज के दिन जो कंपनी का ग्रोस एनपीए है, जितना कंपनी ने लोन बांट रखा है तो उसके ऊपर में कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आज के दिन पड़े हुए हैं, तो वो 0.45% है ग्रोस एनपीए, जबकि नेट एनपीए तो 0.08% है। दैट इज इंडस्ट्री के अंदर में भी एक लोवेस्ट के ऊपर में ग्रोस एनपीए है। दैट इज वेरी गुड। एनपीए क्या होता है कि जो लोन बांट दिया है बट वो उससे ब्याज नहीं आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं एनपीए। तो ऐसा कोई लोन कंपनी का, बट वो सिर्फ पॉइंट जितना लोन 100 रुपये बांटे हैं उसमें से सिर्फ 45 पैसे का जो लोन है वही केवल ब्याज पैदा नहीं कर रहा, बाकी सारा पैसा ब्याज पैदा कर रहा है, कंपनी के कुछ ना कुछ कमाई करके दे रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, राइट। तो उसकी अगर हम लोग जानकारी लेते हैं तो दैट इज बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है, जिसमें एसेट साइड के अंदर में कहाँ पैसा लगा और लाइबिलिटी साइड में कहाँ से पैसा आया हुआ है। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिला कि पूरा कंपनी में पैसा लगा हुआ है, दैट इज 11,707 करोड़ रुपया लगा हुआ है इस कंपनी में। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो है 2,314 करोड़ रुपया। तो लगभग कितना 20% के आसपास में जो पैसा लगा हुआ है, 20-25% के आसपास वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का है, मतलब कंपनी लोन पे पैसा देती है तो लोन पे से उठा के लोन पे पैसा दे रही है, तो वही काम चले, तो बाकी सारा पैसा उधारी का है। बाकी लोन पे जो पैसा गया वो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का पैसा भी है। दैट इज़ नाइस। अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, तो उसकी अगर बात करें तो लोन पे कंपनी का पैसा देती है तो लोन पे ही होगा। तो यहाँ पर 9,200 करोड़ रुपए के आसपास तो लोन में पैसा बटा हुआ है। 1,780 करोड़ रुपए का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, और बाकी जो है कंपनी के पास में कैश पड़े हुए हैं 228 करोड़, और
228 करोड़ और 179 करोड़ दोनों कैश में ही पड़े हुए हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट के आसपास में पड़े हुए हैं। बैंक में एफडी भी कंपनी ने करवा रखी है। उसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सारे और भी टाइप के नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में भी पड़ा। फाइनेंशियल एसेट्स जो कि पैसे की फॉर्म में हो, जैसे लोन बांट दिया तो पैसा दिया है, कैश पड़ा हुआ है तो पैसा पड़ा हुआ है, तो कैश की फॉर्म में जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। नॉन फाइनेंशियल जो कि पैसे की फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म के अंदर में है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद ली, राइट, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे गुडविल है, कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी खरीद ली, राइट, तो गुडविल के किसी दूसरी कंपनी का नाम खरीद लिया, जो उसका नाम यूज़ करके अब कंपनी लोन बांट रही है, तो ये गुडविल होते हैं। राइट टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी ने किसी किराए के ऊपर में कोई ज़मीन उठा ली है, फिर कोई दुकान ले ली किराए के ऊपर में 50 साल के लिए, तो अब राइट टू यूज ऑफ एसेट की उसको प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट है, वो कंपनी के पास में है 14 करोड़ रुपए का। सो इस तरीके से नॉन फाइनेंशियल एसेट्स भी कंपनी के पास में 145 करोड़ रुपीज़ का पैसा इनमें भी लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर मेनली तो इंटरेस्ट ब्याज से ही कंपनी का रेवेन्यू आएगा, उसके अलावा फीस और कमीशन से भी कंपनी का आ रहा है, और फेयर वैल्यू चेंजेस के अंदर में जब कंपनी ने जो नेट इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में, उनके अंदर में जो जिन चीज़ों के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनका भाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट फेयर वैल्यू चेंजेस की वजह से भी पेमेंट वो आ रखा है। नेट गेन ऑन डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी पैसा यहाँ पर आया हुआ है। पूरा का पूरा अगर हम लोग देख लेते हैं तो कंपनी के पास में 1906 करोड़ रुपए आए हुए हैं आज के दिन, जिसके अंदर में से अगर पैसा खर्च कितना हो रखा है, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस 1484 करोड़ रुपए। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज कि कंपनी ने जो है लोन को राइट ऑफ किया है, 122 करोड़ रुपए का लोन को राइट ऑफ कंपनी ने कर दिया। दैट मीन्स कि ऐसा लोन बटा हुआ था 122 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी को लगता है कि वापस रिकवर नहीं होगा, तो उसने बुक ऑफ अकाउंट से उसको हटा ही दिया। और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कंपनी ने। तो एक्चुअली जो कंपनी ने राइट ऑफ किया है वो है 322 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। बट इस साल पुराना जो पैसा रिकवर जो राइट ऑफ किया था पैसा, जो भी लोन्स को, उसमें से 225 करोड़ रुपए तो रिकवर हो गए, बाकी जो है 122 करोड़ रुपए अभी तक रिकवर नहीं हुए। अगर रिकवर हो जाते हैं तो आगे जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जारी करने वाली है उसमें इसको इंक्लूड कर देगी जो भी रिकवरी होगी। तो आज के दिन 122 करोड़ रुपए का नुकसान हम मान के चल सकते हैं, कंपनी दिखा चुकी है यहाँ पर नुकसान को। फिर भी कंपनी ने यहाँ पे 317 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, दैट इज गुड। पिछले साल के मुकाबले 242 करोड़ रुपए थे, इस बार 317 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो कि कंपेयर करके इस मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां, उनके साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं इसको कि वो किस तरीके से कमाई कर रही है, और कमाई कर रही है तो फिर मार्केट ने क्या वैल्यू उनको दे रखी है उस कमाई के हिसाब से। तो इस कंपनी ने पूरी वैल्यू लगाई है 4242 करोड़ रुपए। सो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारी कंपनी ने कमाई की है दैट इज 317 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आता है वो 13 का निकल के आता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट कंपनियां, तो इसका है 24, ये वाली कंपनी SBFC 33, एंड दिस वन इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 13, फ्यूजन 8 एंड मास फाइनेंशियल 19। सो देखा जाए तो अब देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है उनके मुकाबले एक कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। बट द थिंग इज़ कि इस मार्केट की अभी थोड़ी सी हवा टाइट है। किस तरीके से? बिकॉज इस टाइप की जो कंपनी होती है वो लोन पे पैसा बांटती हैं, तो जो पैसा उठाती हैं तो वो बैंकों से, RBI से या फिर लोगों से उठाती हैं, राइट। और बैंकों से पैसा जब ये उठाती हैं तो यूजुअली बैंकों के पास में इस वक्त पैसा देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि बैंकों के लिए जो सबसे सस्ता तरीका होता है पैसा देने का, मतलब जो उनके पास में रखा होता है, कस्टमर्स का पैसा रखा होता है, वो सबसे सस्ता तरीका है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन है। तो इसी तरीके से बैंकों के पास में अब जो कस्टमर्स का जो पैसा रखा हुआ है वो है कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग जो हैं वो बैंकों में पैसा न रख के कहीं और पैसा रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं, कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास में पैसों की कमी हो गई है। तो फ्यूचर में जो लोन बटने के जो चांसेज हैं, मतलब पैसा जो है वो कम हो सकता है, या फिर जो इनकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो लोन सेगमेंट में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी हवा अभी थोड़े टाइट है, जब तक कि ये चीज़ सुधार
नहीं लेती है, सुधार इस चीज़ में नहीं आता है। यूजुअली इस चीज़ में सुधार आ जाएगा जिस दिन मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर मार्केट थोड़ा बहुत 20-30% डाउन चला जाएगा, तो लोगों का मार्केट से भरोसा उठ जाएगा और वापस एफडी में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर दे, एफडी की बढ़ाइयाँ करना चालू कर दे, तो फिर लोग वापस शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी फिलहाल के तौर पे थोड़ा सा फियर इस मार्केट में, जिसकी वजह से इसको जो पी रेशियो 13 है, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं इस टाइप की ही, जो बैंकें भी हैं जो कि लोन देने का काम करती हैं, तो उनका पी जो है 6-7 के पास भी चला है। जैसे कैनरा बैंक है, उसका 7 का पी चल रहा है, राइट। बड़ौदा बैंक है, उसका 7-8 का पी चल रहा है, उसकी बहुत अच्छी कमाइयाँ कर रही हैं, जो कि लोन बांटने का ही काम करती है। उसी तरीके से ये कंपनी का 13 का पी रेशियो जो है इस सेगमेंट में जो कंपनियां काम करी उनके मुकाबले अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू अभी तक हवा में ऊपर चल रही है। हो सकता है कि और नीचे इनकी प्राइसेस आ जाए, बट फिलहाल के तौर पे इनके मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है। तो फ्यूचर में अगर ये मार्केट बढ़ता है वापस, तो फिर ये कंपनी भी अच्छी खासी बढ़े, क्योंकि इसका एनपीए वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब ग्रोथ इसने बहुत अच्छे से एनपीएस वगैरह मेंटेन किए हुए हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छी है, हमारी एवरीथिंग इज गुड। सो मार्केट उठेगा तो ये भी उठेगी, तो लॉन्ग टर्म इज गुड। अब पीवी रेशियो एक बार कंपेयर कर देते थे यहाँ पे, तो 231 करोड़ रुपए की कंपनी का वैल्यू है, 500 करोड़ रुपए और चले जाएंगे, कितना है 231 500 तो 731। सो यहाँ पर हम लोग 723 करोड़ रुपए के हिसाब से पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, तो दैट इज, एक सेकेंड, नेटवर्थ इज 2314 करोड़, सॉरी 2314 करोड़। तो यहाँ से पैसा जो है कितना जा रहा है, 500 करोड़, तो 728 227, तो ये चला जाएगा इतना पैसा। तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है 1.5 का आ जाता है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 4 का, इस कंपनी का है 3.25, ये है 3, ये है 1 एंड दिस वन इज 2। तो सभी के मुकाबले कंपनी का पीबी रेशियो है वो अच्छा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू अच्छी लगाई है, फ्यूचर के अंदर में शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के ऊपर में पॉजिटिव रहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर ये भी इस टाइप की कंपनी अगर अभी भी और भी डाउन जाती हैं, तो फिर इस कंपनी को भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। बट एक आईपीओ का एक बार को इस कंपनी को पुश मिल सकता है, जिसकी वजह से ये लिस्टिंग गेन्स दे सकती है। अगर नहीं भी देती है लिस्टिंग गेन, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है। शॉर्ट टर्म में क्योंकि पूरा मार्केट ही पीटा हुआ है, तो ये भी पीट सकती है, देयर आर चांसेस। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके लें। दिस वाज जस्ट एन लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।